हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है। तो आपका साल पेपर स्टार्ट हुआ था 2022 मॉडल पेपर। खंड दा से आज पढ़ाना था। तो खंड दा का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ता धातु के किसी तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाती है। धातु के किसी तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाती है तो तार का नया प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। इसका वैसे तो देखा जाए तो कॉन्सेप्ट से थ्योरी में पढ़ाया ही गया है कि यदि किसी तार को खींचकर दोगुना कर दिया जाता है तो उसके प्रतिरोध पर उसका यानी स्क्वायर गुना हो जाता है। दो गुना कर रहा है, इसका मतलब जो प्रतिरोध नया मिलेगा वो पहले का यानी स्क्वायर, दो गुना चार, इसका मतलब चार गुना हो जाएगा। पहले प्रतिरोध का चार गुना हो जाएगा। लेकिन ये हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके प्रूफ करके बताना है। तो प्रूफ करके बताने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं। माना तार की प्रारंभिक लंबाई L, क्षेत्रफल A। तार की प्रारंभिक लंबाई, माना तार की प्रारंभिक लंबाई L, क्षेत्रफल प्रारंभिक क्षेत्रफल A। तो प्रारंभिक आयतन क्या हो जाएगा, प्रारंभिक आयतन V इक्वल हो जाएगा A इंटू एल। तो प्रारंभ में तार के प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध हो जाएगा R इक्वल रो एल अपान ए। इक्वेशन इसी फर्स्ट मान लो, ठीक। इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मान लेते हैं। इतना समझ में है। अब तार को खींचने के बाद खींचने पर तार की लंबाई, तो खींचने पर तार की लंबाई L1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, L1। और खींचने पर तार का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या मान लेते हैं, A1 मान लेते हैं। खींचने पर तार का आयतन, आयतन V2 इक्वल क्या मान लेते हैं, A1 L1। इसे समीकरण क्या मानते हैं, 3 मान लेते हैं। अब खींचने पर तार का प्रतिरोध, नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R1 इक्वल रो L1 A1 हो जाएगा। ये समीकरण क्या बन गया आपका, 4। इतना समझ में आया सबको, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं तार की प्रारंभिक लंबाई L, क्षेत्रफल A, आयतन A इंटू एल। फिर आयतन A इंटू एल मतलब कि जानते हो कि तार बेलन जैसा है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो ए जो आपका है, ए इक्वल होता है आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, एच मतलब ऊंचाई, या वही क्या बन गया, बेलन बन गया। तो यही यहाँ पर आयतन हो जाएगा। अब ये जानते हो कि तार को खींचने के बाद आयतन क्या होगा, अपरिवर्तित होगा। तार को खींचने पर आयतन अपरिवर्तित रहता है। यहां तक आ रहा है, बोर्ड में आ रहा है। तो अपरिवर्तित रहता है, इसका मतलब आयतन दोनों क्या होंगे, अपरिवर्तित रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, V इक्वल क्या हो जाएगा, V1। इसका मतलब यहाँ पर AL इक्वल A1 L1। इतना आ रहा है बोर्ड में, बहुत अच्छा। तो ए हो जाएगा L अपान L1 इक्वल A1 अपान ए। समीकरण क्या बन जाएगा आपका, 5। क्या बन गया, 5। बहुत अच्छा। अब यहां से आगे देख लेते हैं। अब ये 5 हो गया। अब समीकरण 2 और 4 का हम भाग कर देते हैं। समीकरण 2 में 4 से भाग कर देते हैं। 4 में 2 से कर दो, 4 में 2 से भाग। तो ये क्या हो जाएगा,
R1 R, ये हो जाएगा रो L1 अपान A1, ये हो जाएगा रो LA। इसको हम लिख सकते हैं रो L1 A1 इंटू A रो L। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा L1 L इंटू A1, इतना बचेगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप इस इक्वेशन को, हम इसी को क्या कर सकते हैं कि L1 L इक्वल A1 लिख सकते हैं। तो A1 आप देख रहे हो, A1 आप देख रहे हो क्या है इसके बराबर, तो यहाँ पर समीकरण 5 से तो ये हो जाएगा R1R इक्वल L1 L इंटू L1 L का होल स्क्वायर बन जाएगा, R1 R बन जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, प्रारंभ में खींच कर कितना कर रहा है, 2 गुना कर रहा है, इसका मतलब L1 इक्वल 2L के हो जाएगा। ये प्रश्नानुसार है, क्वेश्चन से कह रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2L L का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आगे क्या बचेगा, R1 अपान R इक्वल क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो R1 R इक्वल 4, R1 इक्वल क्या हो जाएगा 4R, मतलब कि पहले का 4 गुना। समझ में आया, बोर्ड में आ रहा है पूरा क्लियर आ रहा है, बहुत अच्छा। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यहाँ पर थोड़ा लाइट आ रही थी, क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है, अपवाह वेग को परिभाषित कीजिए। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। तो ये का क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया। यदि आपको कहीं समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे जो है कह रहा था क्वेश्चन, अपवाह वेग किसे कहते हैं। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, अपवाह वेग। अब आप मान के चलिए ये कोई चालक तार है, ये कोई चालक तार है मान लेते हैं। सपोज दैट कोई चालक तार है, यदि इस चालक तार के सिरों के बीच हम विभवांतर स्थापित करते हैं, इसके सिरों के बीच हम क्या करते हैं, विभवांतर स्थापित करते हैं। यदि हम विभवांतर स्थापित करते हैं तो इस चालक के भीतर क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इस चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को ही हम क्या कहेंगे, अनुवन वेग। मान लीजिए सीधा सीधा क्या कह सकते हैं हम, किसी चालक तार के बीच विभवांतर स्थापित करने पर चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अनुवन वेग कहते हैं, जिसे हम क्या किससे व्यक्त करते हैं, Vd से, जिसे हम क्या करते हैं, Vd से व्यक्त करते हैं। समझ में आया। अब देखिए इसके लिए डेरिवेशन, तो डेरिवेशन के लिए फिगर बनाएंगे। ये मान लेते हैं कोई चालक तार है, अब इसके सिरों के बीच में विभवांतर स्थापित कर लेना है। विभवांतर स्थापित कर ली V। अब इसमें धारा क्या चल रही है, I। इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, A। इसमें इलेक्ट्रॉन की गति ऐसी होगी तो इसमें धारा क्या होगी, इधर प्रवाहित होगी, क्योंकि धारा और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ठीक क्या होते हैं, विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं। ये L हो गया, इतना समझ में आया। तो हम इसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना चालक की लंबाई L, माना चालक की लंबाई L, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A, देख रहे हो, माना तार की लंबाई क्या है, चालक की लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, A है, सिरों के बीच विभवांतर क्या है, V है, सिरों के बीच विभवांतर क्या है, V। तो प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n मान लेते हैं। प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या मानते हैं, स्मॉल n मान लेते हैं। तो चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल, तो चालक के प्रति एकांक, चालक के प्रति एकांक आयतन का आवेश, आयतन का आवेश, तो आयतन का आवेश क्या हो जाएगा, यानी हो जाएगा, आयतन का आवेश क्या हो जाएगा, यानी, ये इतना है। अब इसमें चालक
का आयतन क्या होगा, चालक का आयतन, तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू यल हो जाएगा। अभी अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में जस्ट जैसे ही किए थे, तार था, वो क्यों, तार बेलन होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन का कुल आवेश, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन का कुल आवेश, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन का कुल आवेश, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का कुल आवेश क्या होगा, क्यू बराबर, आवेश क्यों होता है, क्यों बराबर, इसका मतलब आयतन गुणे आवेश की संख्या, एल इंटू यानी आयतन गुणे क्या हो जाएगा, आवेश की संख्या। इसको समीकरण हम क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। अब जो चालक है, उस चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन जो आपके पाए जाते हैं, यदि वो यहाँ पर जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये कह रहा है कि वीडी वेग से गति करे, किस वेग से, वीडी वेग से यदि गति करे, यदि वीडी वेग से गति करेगा तो चालक के भीतर जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में टी समय लेगा, यही मान लीजिए एक सिरे से दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में टी समय लगता है। यदि टी समय लगता है तो क्या हो जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बटे 4, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। तो ठीक ऐसे ही समय मतलब टी, दूरी क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई यल, चाल क्या हो जाएगा, वी डी। इतना समझ में आया होगा। अब ये इतना, इसको मान लेते हैं समीकरण हमारा क्या हो गया, 2। अब चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, धारा आई बराबर क्या होता है, क्यू अपान टी, आई बराबर क्या होता है, क्यू अपान टी। अब इसमें समीकरण 1 व 2 का मान रख देते हैं, समीकरण 1 व 2 का मान रख देते हैं, 1 व 2 का मान। तो इसमें आई इक्वल क्या हो जाएगा, क्यू की वैल्यू क्या है, ए एल एन ई, और टी में क्या है, यल अपान वी डी, यल अपान क्या है, वी डी। तो यल से यल कैंसिल हो जाएगा, तो आई इक्वल क्या बचेगा, यानी ए वी डी। यही तो हमें संबंध बताना था, हो गया, समझ में आया, अच्छे से समझ में आना चाहिए भाई। स्क्रीनशॉट कर लो। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कह रहा है किसी वृत्ताकार कुंडली, तो इसका मतलब कोई कुंडली होगी, वो वृत्त जैसी होगी। ये मान लेते हैं कि मेरे पास एक कुंडली है ऐसे, ठीक। अब इसमें हम मान लेते हैं धारा आई प्रवाहित हो रही है, धारा क्या प्रवाहित हो रही है, आई। इस कुंडली का केंद्र ओ मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ओ। अब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी मतलब कि त्रिज्या जो है इसकी क्या है, आर, त्रिज्या क्या है, आर। अब ये आप समझिए कि ये जो कुंडली है छोटे छोटे खंडों से मिलकर बनी होगी, तो यहाँ से मान लेते हैं कि ये पी मान लेते हैं, ये क्यू मान लेते हैं, इसका जो लघु अवयव है उसको हम मान लेते हैं डी एल, क्या मान लेते हैं, डी एल। तो ये आपको फिगर इतना पता होना चाहिए। हम इसमें क्या करेंगे, मान लेते हैं, इसमें क्या करते हैं, मान लेंगे। मानते क्या है, मान लीजिए, माना एक तार, मान लेते हैं कि एक तार को आर त्रिज्या के एक वृत्ताकार रूप में मोड़ लिया जाता है। मेरे पास कोई एक तार है, उसी तार को हम क्या करते हैं, आर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेते हैं। जब एक वृत्त बना लेते हैं तो और उस वृत्त का केंद्र क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। उस वृत्त का केंद्र ओ है, उस वृत्त का केंद्र क्या है, ओ। अब इसमें क्या है कि तार में प्रवाहित होने वाली धारा आई, तार में प्रवाहित होने वाली धारा आई,
तार में एक छोटा अवयव पी क्यू, तार में एक छोटा अवयव क्या है, पी क्यू है। अब यहाँ से देख रहे हो कि तार का एक छोटा अवयव क्या है, पी क्यू है। अब इस पी क्यू की जो लंबाई मान लेते हैं लघु अवयव क्या है, डी एल। पी क्यू में लघु अवयव क्या मान लेते हैं, डी एल है। तो यहाँ पर क्या होता है, बायो सेवर्ट के नियमानुसार, बायो सेवर्ट के अनुसार बायो सेवर्ट के नियम से, तो बायो सेवर्ट के नियम लघु अवयव के लिए क्या है, डेल वी म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, यही है। अब आप ये जानते हैं कि जो भी ये किसी भी वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि पर क्या है, तो 90 अंश का कोण बनाता है, तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं म्यू नॉट 4 पाई आई टी एल साइन 90 आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल अपान आर स्क्वायर, ये इतना मिल जाएगा आपको, डेल वी इक्वल। तो आप ये जानते हैं कि लूप जो होता है कई छोटे छोटे लघुखंडों से मिलकर बना होता है। इसका मतलब ये जो लूप है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे लघु अवयव बने हैं, ये छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना है। इसका मतलब है कि प्रत्येक अवयव प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक अवयव जो है प्रत्येक स्थिति में वो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही होगा। अब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा, इसका मतलब हम क्या करते हैं, संपूर्ण लूप के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ये छोटे से खंड के लिए है, पूरे के लिए हम देखते हैं संपूर्ण लूप के लिए, संपूर्ण लूप के लिए। तो संपूर्ण लूप के लिए बी इक्वल इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर पूरे के लिए कहता है इंटीग्रेशन डेल्टा बी। क्यों, क्योंकि जो डिफ्रेंशिएशन की प्रोसेस होते हैं वो डिफ्रेंशिएशन क्या होते हैं, किसी दीवार से एक एक ईंट को निकालकर हम दीवार को तोड़ दें, वो डिफ्रेंशिएशन होता है। लेकिन इंटीग्रेशन क्या होता है कि एक एक ईंट को यदि हम रखकर जोड़ लेते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, इंटीग्रेशन मतलब ईंट को रखकर हम दीवार बना लें, वो इंटीग्रेशन। दीवार को हम एक एक ईंट निकाल दें, वो इसका मतलब डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पर छोटे छोटे से संपूर्ण हमें मतलब पूरे कुंडली के लिए निकालना है, तो पूरे कुंडली के लिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन की प्रक्रिया कब होती है और डिफ्रेंशिएशन की प्रक्रिया कब होती है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन आप देख रहे हो म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर, ये आपका हुआ। अब इसमें आई डी एल, अब आप जानते हो कि इसकी त्रिज्या जो है वही रह जाएगी, ये तो कांस्टेंट है, अब बढ़ने वाली है नहीं कि घट जाएगी बढ़ जाएगी। इसमें धारा वही बहेगी और ये आपका जो होता है कांस्टेंट वेरिएबल है, ये भी वही रह जाएगा। तो इसका मतलब म्यू नॉट अपान 4 पाई आई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एल। अब आपका इंटीग्रेशन डी एल जो है ये इसका मतलब इस तार की लंबाई के लिए कह रहा है, तार की लंबाई एल, तो तार की लंबाई एल, इसका मतलब परिधि के बराबर। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन डी एल हो जाएगा 2 पाई आर के इक्वल, किसके हो जाएगा, 2 पाई आर के इक्वल हो जाएगा। तो बी इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। इतना समझ में आया होगा। अब इसमें क्या है कि आर से आर तो कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे v इक्वल म्यू नॉट अपान 2 आई अपान आर, ये आपके पास फार्मूला बन गया। ये तो फार्मूला मिल गया हमें। यदि हम मान लेते हैं किसी कुंडली में फेरे लपेट दी जाए, यदि फेरों लूप में फेरों की संख्या n हो, यदि लूप में फेरों की संख्या कैपिटल एन, ये आपसे पूछा नहीं है, मान लीजिए पूछ लिया आगे इस बार मॉडल पेपर में, मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ ही लेता है, तो क्या हो जाएगा बी इक्वल म्यू नॉट एन आई अपान 2 आर, आपको मिल गया। समझ में आया, समझ में आया है तो इसके साथ कर लीजिए, नोट कर लीजिए भाई, समझ में आया तो अच्छी बात है। देखिए इसमें क्या है, अब कह रहा कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 0.53 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में 6.8 × 10⁻15 चक्कर प्रति सेकंड लगाता है, तो इसके तुल्य चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए।
इसका मतलब यहाँ पर आपसे 0.53 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या, ये आपकी जो होती है बोर त्रिज्या इसको कहते हैं। यहाँ पर यदि ये न देता, आपसे कह देता कि बोर त्रिज्या की कक्षा में, तो बोर त्रिज्या की कक्षा में इसका मतलब आर का मान याद होना चाहिए आपको। आर का मान 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है, आपको पता होना चाहिए। यदि आपको ये नहीं पता है, मान लीजिए ये घुमा के दे देता, आप तो परेशान होते। इसलिए हमें याद रखना पड़ेगा इसको कि 0.53 एंगस्ट्रॉम जो होता है बोर की त्रिज्या होती है। तो यहाँ पर आर इक्वल क्या दिया गया है, आर इक्वल 0.53 एंगस्ट्रॉम, इसको हम लिख सकते हैं 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, इतना हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कह रहा कि कक्षा में 6.8 गुणे 10⁻15, तो 6.8 गुणे 10⁻15 ये इतना चक्कर लगा रहा है। तो यहाँ पर चक्कर की संख्या है, मतलब कि n बराबर है 6.8 गुणे 10⁻15, ये लगा रहा है चक्कर पर सेकंड। अब इसके बाद इसमें और क्या आपसे m बराबर पूछ रहा है, m बराबर क्वेश्चन मार्क। अब ये जानते हो कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम होता है। हमें फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला होता है m इक्वल NIA। अब यहाँ पर n आई अपान आई इक्वल क्या होता है, आई इक्वल होता है क्यू अपान टी, यहाँ पर मान रख देंगे NIQAT। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं NQA का मतलब πr² अपान टी, इतना हो गया फार्मूला। अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं, तो m इक्वल क्या मिल जाएगा, n मतलब 6.8 गुणे 10⁻15 इंटू क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू बराबर यानी मतलब कि ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19, पाई की वैल्यू 3.14, आर क्या है 0.53 इंटू 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर अपान टी 1 सेकेंड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 6.8 इंटू 1.6 इंटू 3.14 इंटू 0.53 इंटू 0.53 इंटू 10th पावर, यहाँ पर देखिए -10 माइनस ये -10 है 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 39 में 50 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा 24 हो जाएगा माइनस कर। अब इसे क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा इंटू 10⁻⁻4 9.6। यही मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, चेक कर लीजिए एक बार आप लोग। समझ में आया, कुछ भी नहीं था इस सवाल में। मल्टीप्लाई इतना आ रहा है, इसे हम मानक रूप में लिख सकते हैं 9.5 को 6 बना सकते हैं इंटू 10⁻⁻24, इतना हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इतना आप इसे लिख सकते हो। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, अब मात्रक देख लीजिए, मात्रक इसका क्या होगा, बोलो मात्रक अपने आप से लिखिए। मात्रक नहीं लिख पाए, गधे हो तुम लोग। एम्पियर इंटू मीटर, मात्रक आपको लिखना पड़ेगा, याद रखो भाई, नहीं तो नंबर इसमें कट जाएगा, तो नंबर कटेगा तो नुकसान होगा ना। एम्पियर इंटू मीटर हो जाएगा, नंबर ना कटे, ये सब ध्यान रखो, छोटी छोटी बातें, यही सब तो नंबर बढ़ाएगा आपका, नहीं तो कहाँ नंबर बढ़ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेल का नियम लिखिए। क्या कह रहा है, स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम क्या होता है, ये जानते हो कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक वर्णीय प्रकाश, कोई दो माध्यम हो, मतलब मेरे पास N1 और N2 कोई दो माध्यम हो, जैसे मान लीजिए कह रहा है कि किन्हीं दो माध्यम के लिए एक वर्णीय प्रकाश, मतलब एक ही रंग का प्रकाश होना चाहिए, एक रंग के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के लिए आपतन कोण कीजिए साइनी तथा अपवर्तन कोण कीजिए साइनी का अनुपात क्या होता है, नियत होता है। मतलब ये कह रहा है कि साइन आई प्रोपोर्शनल साइन आर, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन आई इक्वल एन साइन आर, एन इक्वल साइन आई अपान
साइन आर, यही स्नेल का नियम है। क्लियर हुआ? जहाँ n क्या है, एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं, अपूर्णांक कहते हैं। क्लियर है? किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक वर्णीय प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के लिए आपतन कोण कीजिए साइन ई तथा अपवर्तन कोण कीजिए साइन आर का अनुपात सदैव नियतांक होता है। इसका मतलब साइन आई प्रोपोर्शन साइन आर, तो प्रोपोर्शन हटाने के लिए n लिए, तो n इक्वल साइन आई अपन क्या हो जाएगा, साइन आर। n एक अपवर्तनांक है। समझ में आया? इसके आगे का खंड कल फिर सॉल्व कराएंगे। इतना आप तैयार रखिए, जितना करा दिए हैं इतना आप तैयार रखिए अच्छे से क्वेश्चन को, ताकि आप कहीं पर फंसे ना। गुड नाइट। अच्छे से आप पढ़ते रहिए, लाइक वाइक कर दिए भाई, ताकि एनर्जी मिली रहे, फिर आपके पास वीडियो समय से मिलती रहे आपको।